नमस्कार, आदाब। वीओए इंडिया के सभी दर्शकों का स्वागत है। आपके साथ मैं स्मिता शर्मा हूं और पहले आपको दिखाती हूं कि मेरे पीछे आप ठीक एक लाल झंडा फहराते हुए देख रहे हैं। मार्क्सिस्ट झंडा ये लहरा है श्रीलंका के राजधानी कोलंबो में एनपीपी यानी कि नेशनल पीपल्स पावर की पार्टी के मुख्यालय के बाहर, क्योंकि इसी पार्टी के नेता अनुरा दिसानायके अब यहाँ के राष्ट्रपति चुनाव जीत चुके हैं और अब वो श्रीलंका के पहले मार्क्सिस्ट राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। शपथ ग्रहण समारोह का वक्त तय किया गया है सुबह 10 बजे, यानी कि 23 सितंबर को, सोमवार को। और पूरे दिन जिस तरीके से मतों की गिनती जारी रही उसमें काफ़ी वक्त लगा, क्योंकि पहले चुनाव ख़त्म होने के बाद 21 सितंबर को शाम 6 बजे से पोस्टल बैलेट्स की गिनती हो रही थी और देर रात से यहाँ पर जो बैलेट पेपर्स में डाले गए वोट हैं उनकी गिनती का काम शुरू हुआ। चुनाव आयोग के अधिकारी इसमें जुट गए। यहाँ इस चुनाव की प्रक्रिया में लोगों को कहा गया था कि आप उस पर्चे पर अपने 3 प्रेफरेंस मार्क करें कि पहला आपका प्रेफरेंस कौन है राष्ट्रपति पद के लिए, दूसरा और तीसरा। और जीतने के लिए किसी उम्मीदवार को 50% +1 वोटों की ज़रूरत थी। वो तो नहीं हासिल कर पाए अनुरा कुमार दिसानायके, लेकिन भारी बढ़त उन्होंने ज़रूर बनाई। अपने दूसरे जो प्रतिद्वंदी हैं, जो यहाँ पर काफ़ी लंबे समय से मुख्य ऑपोजिशन लीडर रहे थे, साजिद प्रेमदासा एसजेबी के, वो भी बहुत पुराने खिलाड़ी हैं, एक लंबी रेस का घोड़ा रहे हैं। और जो मौजूदा राष्ट्रपति हैं रणिल विक्रमसिंघे, जिन्होंने कोशिश की थी दिखाने के लिए कि वो दरअसल एक नई सोच के साथ इन चुनावों में बतौर निर्दलीय शामिल हैं। हालांकि पिछले 2 सालों में उन्होंने यहाँ की अर्थव्यवस्था को संभालने की कोशिश ज़रूर की थी। मुश्किल हालात में उन्हें संसद ने राष्ट्रपति चुना था, जब अरगलाई मूवमेंट की वजह से 2022 में हुए जन आंदोलन की वजह से उस वक्त के जो राष्ट्रपति हैं गोटाबाया राजपक्से, वो देश छोड़कर बाहर जाने को मजबूर हो गए थे। और चूंकि एक लंबे समय का एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस रहा है हमेशा से रणिल विक्रमसिंघे के पास, कई बार प्रधानमंत्री ज़रूर बने लेकिन राष्ट्रपति चुनावों की रेस वो हमेशा हार गए। तो इसलिए उन पर ये जिम्मेदारी दी गई थी कि आप जो हैं फिलहाल अर्थव्यवस्था को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के साथ बातचीत हो रही थी। $2.9 बिलियन बेल आउट पैकेज की भी चर्चाएं लगातार जारी हैं। वो पहला जो लोन है वो जल्द आना है, लेकिन उसमें एक रोड़ा बन सकता है दिसानायके का राष्ट्रपति बनना, क्योंकि अभी तक उन्होंने जो बयान दिए हैं उसमें उन्होंने कहा है कि आईएमएफ के साथ उस डील के डेट सस्टेनेबिलिटी जो प्लान्स है उसको वो पूरी तरह से रीनिगोशिएट करना चाहते हैं, जो शायद मुमकिन नहीं हो। और अगर वैसा होता है तो वो कर्ज आने में श्रीलंका को काफ़ी वक्त लगेगा और जिसका नतीजा ये हो सकता है कि एक बार फिर से कतारें देख सकते हैं आप पेट्रोल पंप्स के बाहर, या फिर कुछ फूड फ्यूल शॉर्टेजेस हो सकती है, लोगों में गुस्सा हो सकता है, जिससे गुस्सा फूटा था 2022 में। लेकिन दिसानायके की टीम की तरफ से फिलहाल काफ़ी मेजर्ड स्टेटमेंट्स दिए जा रहे हैं। पार्टी मुख्यालय में देखिए लगातार यहाँ पर जो भीड़ बनी हुई है, अब ये कहा गया है कि शपथ ग्रहण समारोह को काफ़ी लोक ही रखा जाएगा। 55 साल के हैं दिसानायके, मार्क्सिस्ट नेता हैं, तो जाहिर सी बात है कि प्रो वर्किंग क्लास हैं और एंटी करप्शन प्लैंक पर ये चुनाव वो लड़कर आए हैं। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार को हम ख़त्म करेंगे। भ्रष्टाचार भले ही वो अर्थनीति की हो या फिर राजनीति की, जो यहाँ की रूलिंग एलीट्स रही है, राजपक्से का जो परिवार लंबे समय तक यहाँ पर सत्ता में काबिज रहा है, खास करके जब से 25 साल का गृह युद्ध ख़त्म हुआ था, जिसके आर्किटेक्ट महिंदा राजपक्से बने थे। लिट्टे को उन्होंने कुचला था, लेकिन काफ़ी उन पर आरोप लगे थे मानवाधिकार तमाम उल्लंघन के और हनन के, खास करके यहाँ के अल्पसंख्यक मुसलमानों और तमिल लोगों के खिलाफ में। अनुरा दिसानायके ने कहा कि वो सबको साथ लेकर चलेंगे, वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। उन्होंने इन चुनावों में रेस या धर्म का कार्ड नहीं खेला है, लेकिन थोड़े से रैडिकल विचार वाले जो शख्स हैं उनको थोड़ा पढ़ पाना इस वक्त मुश्किल है। उन्होंने ये भी कहा है कि भारत का जो अदानी पोर्ट का प्रोजेक्ट यहाँ पर चल रहा है वो उसके खिलाफ हैं, लेकिन जो दूसरे भारत के प्रोजेक्ट्स हैं उनके खिलाफ उन्होंने कोई विरोध नहीं जताया है, जिसमें अमूल का डेयरी प्रोजेक्ट भी शामिल हैं। भारत के जो यहाँ पर अधिकारी हैं दूतावास में, उनकी मुलाकात हालांकि होती रही है दिसानायके के साथ में, और भारत को लगता है कि इस दफ़ा उन्होंने तमाम नेताओं के साथ लगातार अपने चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन खोले रखे थे, इसलिए कोई भी अगर यहाँ राष्ट्रपति बने तो उनके साथ बिजनेस करने में दिक्कत नहीं होगी नई दिल्ली को। वो खुद को इस वक्त कंफर्टेबल मान रहे हैं और निश्चित रूप से पूरे के पूरे इस पिछले 2 सालों में भारत एक बहुत अहम खिलाड़ी तो बनकर उभरा है, क्योंकि लगभग $4 अरब का जो लोन दिया गया है भारत की तरफ से अलग
अलग अलग रूप में, जिसमें कि $1.4 बिलियन का ग्रांट दिया गया था ताकि IMF की इस बेल आउट पैकेज से जो है वो बेल आउट पैकेज मिल सके श्रीलंका को, और लेटर भी दिया गया था सपोर्ट का भारत की तरफ से। तो यहाँ भारत की छवि इस वक्त एक अच्छे फ्रेंडली नेशन की बनी हुई है, लेकिन दिसानायका को लेकर बहुत उत्सुकता है, खास करके युवाओं में, यूथ में, जिन्होंने उनके लिए भारी मात्रा में ज़रूर वोट डाला है, जिन्होंने उनको सपोर्ट किया और जिनको लगता है कि वो नई सोच के साथ आ रहे हैं इस आइलैंड नेशन में, जिसकी अर्थव्यवस्था बहुत भारी रूप से डिपेंडेंट है टूरिज़्म पर, पर्यटन क्षेत्र पर। वो चाह रहे हैं कि एक नई सोच के साथ यहाँ पर एक नई नेता राजनीति की दशा और दिशा को बदले। अब दिसानायके के पास हैं कुल मिलाकर 3 सांसद संसद में, जिसमें वो भी शामिल हैं, तो इसलिए उनके पास बेंच स्ट्रेंथ नहीं है कि वो मंत्री पद जो हैं अभी लोगों को दे सके। तो मुमकिन ही है कि वो एक शॉर्ट टर्म के लिए शपथ ग्रहण के बाद में एक इंटरिम सरकार बनाए एडवाइजर्स के साथ में, या तो वो संसद को डिसॉल्व कर दे, क्योंकि उनका कहना है कि ये जो संसद है वो प्रतिनिधित्व करता है तमाम ओल्ड रूलिंग क्लास का, और उसके बाद 60 दिनों के अंदर में जब यहाँ पर संसदीय चुनाव होंगे तब उनको उम्मीद है कि भारी मतों के साथ में, बहुत ज़्यादा सांसदों के साथ में वो यहाँ पर जीत कर आएंगे। तो दिसानायके के लिए अब आगे रास्ता जो है वो चुनौतीपूर्ण होने जा रहा है, लेकिन यहाँ श्रीलंका के लोगों को दाद देनी होगी जो चुनावों में बड़ी संख्या में आए, शांतिपूर्ण रूप से चुनाव हुए, और उनकी उम्मीद की किरण बंधी हुई है कि जो कुछ हुआ 2022 में वो एक बार फिर से नहीं होगा यहाँ की इकॉनमी में, यहाँ की राजनीति में। कोलंबो में मैं स्मिता शर्मा।